हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करते हैं क्लास 10th की साइंस के बारे में, कक्षा 10 विज्ञान के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें उसका सिग्निफिकेंस यानी कि उसका महत्व पता नहीं लग पाता। हम लोग केमिस्ट्री के ही एक ऐसे टॉपिक की बात हम करेंगे। हम लोग दैनिक जीवन में जो हमारा पीएच है उसको कहाँ यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ये देख तो लेते हैं, हम काफी सारी चीजें पढ़ लेते हैं अपनी किताबों में, उन्हें याद भी कर लेते हैं, उन्हें समझ भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये चीज समझनी जरूरी है कि जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीधा सीधा इफेक्ट हमारी डेली लाइफ में होता है। जैसे कि आपके पास एक टॉपिक है पीएच, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं, जिसमें हम अम्ल और क्षार जो पदार्थ हैं, जो उदासीन पदार्थ होते हैं, उनकी प्रकृति के बारे में जांच करते हैं। सो उसका हमारी डेली लाइफ में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें बहुत छोटे लेवल से बहुत बड़े लेवल तक पीएच का रोल जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा आज की क्लास को आप विशेष फोकस बना करके रखें, क्योंकि जो टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं उससे आपके बोर्ड एग्जाम में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए इन सारी चीजों को, ध्यान रखिए अपना अपनी अपनी स्क्रीन पर। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच इन एवरीडे लाइफ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो पीएच को देखते हैं, सबसे पहला जो हम पीएच को देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो भी पौधे हैं, जो भी सजीव हैं, जो भी सजीव हैं यानी कि सभी सजीव जो हैं, सभी सजीव पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। सभी सजीव जो हैं ये पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक निश्चित पीएच वैल्यू को उसका जो शरीर है वो होल्ड करता है और उसका जो वैल्यू है वो एक निश्चित पीएच रेंज में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बात करूं इंसानों की, मानवों की, तो मानवों का जो पीएच परास है, मानव शरीर का जो पीएच परास है, मानव शरीर का पीएच परास, पीएच रेंज कितने से कितने हैं, जो ह्यूमन बॉडी की पीएच रेंज है वो है 7 to 7.0 से 7.8 तक, 7.0 से 7.8 तक। तो पीएच के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, है ना। पीएच के बारे में बेसिक आइडिया आपको बता देता हूँ। 0 से लेकर 14 तक इसमें नंबर लिखे होते हैं, या फिर आप कह लीजिए 1 से लेकर 14 तक नंबर लिखे होते हैं, है ना। जो 1 से लेकर 7 तक के जो नंबर होते हैं वो हमको विलयन की अम्लीय प्रकृति, 7 से 14 तक के क्षारीय प्रकृति, और 7 पर जो है हमको विलयन की, 7 के आसपास की जो वैल्यूज हैं वो हमको विलयन की उदासीन प्रकृति को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा साफ पानी होगा, जो प्योर वाटर होगा, उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है। ठीक हो गया। चलिए, तो हमको क्या करना है, हमको अब डिस्कस करना है पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो मैंने आपको बताया जो सभी सजीव होते हैं उनका एक फिक्स पीएच होता है, इसीलिए वो पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। कोई भी पीएच की, उनके शरीर में अगर पीएच की वैल्यू चेंज होगी ना, तो उनका जो एग्जिस्टेंस है, जो उनका जीवन है, वो खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, तो हमको क्या है, एक निश्चित रेंज का जो पीएच है उसको रखना होता है। अब जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे जो समुद्री जीव होते हैं, समुद्री जीव, एक्वेटिव एनिमल्स जो होते हैं, जिनको हम, जैसे मेनली मछलियां हैं, तो मछलियां क्या है, मछलियां जो है, जो जल का पानी, जो जिस पानी में वो हैं उस पानी के पीएच पर डिपेंड करते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग ये देखते हैं अपने नेचर में कई बार अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है,
जब वर्षा जो है, वर्षा का जल जो है उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, है ना। और अम्लीय वर्षा कब कहेंगे, जब आप बोलेंगे जब वर्षा जल का पीएच मान, जब वर्षा के जल का पीएच मान एक निश्चित वैल्यू से कम हो जाएगा, और वो है 5.6 से कम। कितने से कम, 5.6 से कम। तो जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो हम ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं, ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये वर्षा हमारे लिए सही नहीं होती है, ये हमारे घर की जो दीवार है उनको खराब कर देती है ना। इसके अलावा जो जिस जमीन पर ये पड़ती है उस जमीन पर जो फसल होती है वो भी खराब हो जाती है। इसके अलावा जब ये जल नदी में जाता है, जब ये जल नदी में जाता है तो जो नदी में रहने वाले जलीय जीव जो है, समुद्री जीव मैंने यहाँ पे लिखा है जलीय जीव, जो उस नदी में जो जलीय जीव रह रहे हैं उनकी जो जीवन है, उनका जो जीविता है वो कठिन हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि सभी जीवों के लिए जो पीएच है उसकी एक फिक्स वैल्यू, उसकी एक निश्चित रेंज होनी काफी ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे बगीचे में जो मिट्टी होती है, बगीचे की मिट्टी का भी एक जो होता है फिक्स पीएच होता है। तो हमारी जो मिट्टी है वो क्षारीय मिट्टी भी हो सकती है, वो क्षारीय मिट्टी भी हो सकती है बगीचे की मिट्टी, और जिसमें हम फसल या सब्जी वगैरह उगाते हैं अम्लीय मिट्टी भी हो सकती है ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ जो सब्जियां होती हैं, जो कुछ सब्जियां जो होती हैं वो क्षारीय मिट्टी में उगती हैं, कुछ सब्जियां जो है वो अम्लीय मिट्टी में उगती हैं। अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है तो उसको क्षारीय बनाया जाता है, क्षारीय है तो उसे अम्लीय बनाया जाता है। यानी कि हर एक जो मिट्टी है उसके हिसाब से उस जगह पर फसल यानी पौधे होते हैं। तो जहाँ जिस जगह पर जो मिट्टी कैसी होगी, अगर अम्लीय होगी तो वहां पर उस प्रकार के पौधे होंगे, अगर क्षारीय होगी तो वहां पर उस प्रकार के पौधे होंगे। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पाचन तंत्र का पीएच, वो है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिस्कस करेंगे। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, इसका पीएच जो है वो किस चीज से डिसाइड होता है आप ये जानते हैं। बायोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे, जीव विज्ञान में आप पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम प्रोसेस में, या फिर आपने इससे पहले पाचन तंत्र को सीखा होगा, समझा होगा, है ना। सो अभी भी आप दोबारा से पाचन तंत्र को सीखेंगे। आप ये जानते हैं कि हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कहाँ जाता है, पेट में जाता है। और पेट में क्या होता है, पेट में वो एक अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इस अम्ल के साथ ये खाना मिल करके जूस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो हमारे पेट में क्या है, अम्ल है, और अम्ल का क्या होता है, एक निश्चित पीएच होता है, एक फिक्स पीएच वैल्यू होती है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, यानी कि जो HCl है ये हमारे पेट में बनता है, जनरेट होता है। ठीक है, और ये एक जो है, अगर अम्ल, हमने ये कहा था कि अम्लों को आप टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अम्ल जो है हमारे लिए हानिकारक होते हैं, बट आप ये जान के हैरान रहेंगे कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये हमारे पेट में ही बनता है, लेकिन हमारे उदर को, हमारे पेट को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है। सिर्फ ये अपना काम क्या करता है कि जब ये खाना आता है इसके पास तो खाने को पचा देता है, और खाने को पचा करके ये आगे भेज देता है। उसके बाद ये बनता नहीं है, जब सिर्फ खाना आएगा तब बनेगा, उसके बाद ये नहीं बनेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि कई बार हमारे पेट में एक कंडीशन आ जाती है जिसको हम कहते हैं अपच की स्थिति, जिसको हम कहते हैं अपच की स्थिति, और इंग्लिश में आप इसे कहते हैं एसिडिटी। ये वर्ड आपने काफी ज्यादा सुना होगा, है ना, एसिडिटी यानी अपच। ठीक है, तो अपच होती है तो आपको क्या होता है, आपको जलन का एहसास होता है, आपको उसमें क्या होता है, जलन का एहसास होता है, दर्द होता है ना। जो आपके पेट है, आपके जो पेट से जो नाल है, जिसको हम आहार नाल कहते हैं, वो सब में आपको जलन या दर्द का जो है अनुभव होता है। अब
होता क्या है कि कई बार हमारा जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, हमारे जो खाने पीने का सिस्टम है वो सही ना होने की वजह से, या फिर हम लोग कुछ ऐसा खाना खा ले जो कि हमारे पेट के लिए सही नहीं है उस वजह से, या फिर कई बार हम ऐसा कर लेते हैं कि हमारा जो खाने का रूटीन होता है वो सही नहीं होता है, या फिर कई बार जो है मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है ज्यादा श्रावण हो जाता है, ये ज्यादा मात्रा में बन जाता है। ज्यादा मात्रा में बनेगा तो क्या होता है, ज्यादा मात्रा में बनने के बाद ये ज्यादा मात्रा में बनने के बाद जितना इसमें खाना डाइजेस्ट करना था, जितने फूड को इसने डाइजेस्ट करना था उतना डाइजेस्ट करके जो बचा हुआ होता है, जो अवशेष होता है वो हमारे पेट में ही रह जाता है। उस कारण क्या होता है, उस कारण हमें ये जलन और ये दर्द, एसिडिटी की समस्या होने लगती है। ठीक है, तो अगर हमको एसिडिटी से बचना है तो हमको पहले अपनी 3-4 आदतें जो है सुधारनी होंगी। पहला चीज कि हमको खाना जो है टाइम पर खाना होगा। जो खाना हम खा रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। और अगर किसी चीज से आपको एसिडिटी हो रही है तो आप कोशिश करें कि उस चीज को अवॉइड किया जाए, या फिर आप इससे ज्यादा जो जानकारी है वो अपने डॉक्टर से आप इसकी सलाह ले सकते हैं कि किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, किस प्रकार का खाना किस टाइम खाना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजों को आप लोग जो है पता करके तब जा करके उनका खाना खाइए, तो उससे जो होगा आपका जो पेट होगा वो हेल्दी रहेगा और वहां पर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। हालांकि हम ये बोलते हैं कि जब हमारे पास ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो आप एक दवाई भी आपने नाम सुना होगा जिसको हम इनो कहते हैं। इनो सुना है सबने? तो हम लोग इनो यूज करते हैं। इनो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारे पास क्या हो गई, अपच की कंडीशन हो गई है। अपच यानी एसिडिटी की कंडीशन हो गई है, और एसिडिटी यानी कि ज्यादा एसिड अम्ल की मात्रा क्या है, ज्यादा हो गई है, ज्यादा अम्ल हो गया है। तो अम्ल के प्रभाव को कौन समाप्त करता है भाई? क्षारक। अम्ल के प्रभाव को समाप्त कौन करता है? क्षारक। तो अम्ल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमको क्षारक उसमें मिलाना होता है। ये क्षारक हम बाहर से लेते हैं। तो ये जो क्षारक है जो इंपॉर्टेंट है, इस क्षारक को हम क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं। इसको हम वैसे एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड, एंटासिड मतलब जो हमारे पेट में जो ज्यादा अम्ल हो गया है उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए, ताकि हमको जो दर्द और जलन हो रही है उससे मुक्ति मिल सके। ठीक है, और एक एंटासिड का मैं आपको नाम बता देता हूं। दुर्बल क्षारक हम इसमें यूज करते हैं। एक एंटासिड का मैं आपको नाम बता देता हूं, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमारे जो पाचन तंत्र है, हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम देख रहे हैं उसमें भी हमारा पीएच का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चलिए मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। एंटासिड का नाम एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कैसा पदार्थ होता है? क्षारक होता है। और कैसा क्षारक होता है? दुर्बल क्षारक, वीक एसिड, सॉरी वीक बेस। ठीक है, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम से आप राहत पाने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी एंटासिड का यूज करते हैं। समझ में आया है? ठीक है, नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफस्टाइल के लिए, हमारी हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए, जिसको हम कहते हैं टूथ डिके यानी दंत क्षय। तो काफी ज्यादा कॉमन ये प्रॉब्लम्स जो है हम लोग देखते हैं अपने आसपास कि टूथ डिके जो है, दंत क्षय जो है, ये होने लगता है काफी सारे लोगों में। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि जो हम जो खाना खाते हैं ना, हम जब खाना खाते हैं तो खाना, रात की बात मैं कर रहा हूँ, ये रात वाले खाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेनली इसी वजह से टूथ डिके होता है। तो रात को जब हम खाना खाते हैं यानी जो डिनर करते हैं, जब खाना खाते हैं तो उसके कुछ अवशेष जो हैं, खाने के जो कुछ अवशेष हैं, ये हमारे मुंह में रह जाते हैं, है ना। तो खाने में क्या होता है, हमको तो दिखता है रोटी सब्जी दाल चावल, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, ये सारी चीजें होती हैं। अब क्या होता है, जब हमारे मुंह में खाने के अवशेष रह जाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट, शुगर, हमारे पेट में जो, हमारे मुंह में जो है बैक्टीरिया भी होता है। हमारे मुंह में कौन होता है? बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन अवशेष को खा करके और गैस रिलीज करते हैं। इन अवशेष को खा करके और गैस रिलीज करते हैं। ये गैसें कैसी होती हैं? ये गैसें अम्लीय होती है। अब आप सोचिए, रात को आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आप सो गए।
सोने के बाद क्या हुआ, आपके पेट में ये आपके मुंह में ये बैक्टीरिया जो है कंटिन्यूअसली गैसें रिलीज कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली आपके मुंह के माध्यम को क्या बना रहे हैं, अम्लीय बना रहे हैं। तो आपके मुंह का भी तो एक पीएच वैल्यू है, आपके मुंह का भी एक निश्चित पीएच मान होता है। जो हमारे मुंह का पीएच मान होता है, मुंह का जो पीएच होना चाहिए, मुंह की जो पीएच वैल्यू होती है वो 5.5 से ऊपर रहनी चाहिए। अगर 5.5 से कम हो गया तो हमारे दांत खराब होने लग गए। तो हम सोए, हमारे मुंह में जो खाना बचा हुआ था वो बैक्टीरिया ने खाया और उसके बाद उन्होंने गैस रिलीज करी, अम्लीय गैसें रिलीज करी, जिससे हमारे मुंह का मान और अम्लीय हो गया, ये 5.5 से कम हो गया और हमारे दांत खराब होने लग गए। ठीक है, हमारे दांत खराब होने लग गए। अब हमको क्या करना है, अपने दांत को जो है खराब होने से बचाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सोने से पहले जब ब्रश कर लेते हैं, जब ब्रश करते हैं तो हमारे ब्रश में क्या होता है, एक टूथपेस्ट होता है। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, टूथपेस्ट की प्रकृति आप जानते हैं सभी कि क्षारकीय होती है। टूथपेस्ट क्या होता है, क्षारक होता है। तो जब अम्ल ज्यादा हो गया मुंह में, जो क्षारक हम यूज कर लेंगे तो हमारे मुंह का पीएच जो है उसका मान संतुलित हो जाता है। तो अब जो हमारे मुंह का बचा हुआ खाना है, एक तो हमने वो साफ कर लिया। अब अगर बैक्टीरिया थोड़ी बहुत अम्लीय गैसें रिलीज भी कर देंगे तो ये क्षारक जो है उसके प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देगा, समाप्त कर देगा। समझ में आ गया है? तो इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाने के बाद रात को टूथपेस्ट एक बार ब्रश जो है जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है, अब इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसमें जो नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे दांत हैं, हमारे दांत जो हैं वो किस पदार्थ के बने होते हैं। तो हमारे दांतों का जो इनेमल होता है, दांतों को जो इनेमल होता है, इनेमल मतलब जिस पदार्थ के दांत बने होते हैं वो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, ये जो है कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप है। ये क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप है, जिसके कि हमारे दांतों का इनेमल बना होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और इससे हमारे दांतों का इनेमल बना होता है। ठीक हो गया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। तो ये जो दांतों का इनेमल है ना, यही शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, ये दांतों का जो इनेमल है हमारे वो। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आ गए। ठीक हो गया। तो हमको क्या करना है, दंत क्षय को रोकने के लिए, दांतों को खराब करने से होने से रोकने के लिए हमको क्या करना है, हमको ब्रश का यूज करना है। सोने से पहले जरूर टूथब्रश कर लेना है। लास्ट जो है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस का क्या मतलब हुआ, सेल्फ डिफेंस का मतलब हुआ आत्मरक्षा। तो कौन इसका प्रयोग जो है आत्मरक्षा में करता है। आत्मरक्षा में हम देखते हैं कि पीएच का यूज काफी हद तक जो हमारे काफी पौधे होते हैं और काफी जानवर जो होते हैं वो करते हैं, पौधे या जानवर। चलिए देखते हैं। एक पौधा है जिसका नाम है नेटल, एक पौधा होता है जिसका नाम होता है नेटल, हिंदी में भी इसे नेटल ही लिखते हैं। ये जो नेटल का डंक होता है ना, नेटल का डंक जब ये आप पर लगता है तो इससे आपको तीव्र जलन और खुजली होने लगती है, तीव्र जलन और दर्द होने लगती है, खुजली होने लगती है। ठीक है, सो इसमें इस नेटल के डंक में खुजली क्यों होती है, जलन क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक अम्ल होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही डंक लगता है तो एक अम्ल जिसे हम कहते हैं मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में आ जाता है, जिसकी वजह से हमको दर्द और जलन होने लगता है। तो जहां पर ये पौधा होगा नेटल का, वहीं पास में एक और पौधा होता है जिसको हम कहते हैं डॉक का पौधा, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉक का पौधा। तो ये डॉक का पौधा कैसा होता है, इसकी नेचर होता है क्षारकीय, इसका नेचर होता है बेसिक, क्षारकीय प्रकृति होती है इसकी। तो अगर आपको नेटल का डंक लग जाए तो उसके पास में डॉक का पौधा ढूंढें, डॉक के पौधे की पत्तियों को रगड़ करके जहां पर डंक लगा है वहां पर लगाएं, आपको जो है राहत मिलेगी। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, क्योंकि अम्ल के प्रभाव को समाप्त कौन करता है, न्यूट्रलाइज कौन करता है, क्षारक करता है, सीधी सीधी बात है।
हमने ये देखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया में। उदासीनीकरण अभिक्रिया में ये बोला गया है कि जब अम्ल का प्रभाव, अम्ल और क्षार मिल जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और एक लवण और जल बनाते हैं। तो हमको क्या देखना है कि अम्ल का प्रभाव समाप्त करना है तो उसमें क्षार मिला दो, सिंपल सी बात है ना। तो डंक लगा है मेथेनोइक अम्ल के कारण, तो आप उसमें क्षारक रगड़ दो। क्षारक की व्यवस्था भी हो रखी है, पास में ही आपको डॉग का पौधा मिल जाएगा, आप उसको रगड़ करके जो दर्द है, जो जलन है, उससे निजात जो है पा सकते हो। जानवरों की अगर बात करें तो जानवरों में जो सबसे इंपॉर्टेंट जानवर हमारे हैं वो है मधुमक्खी या फिर चींटी। यही तो डंक मारते हैं, मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया, है ना। और भी डंक मारने वाले काफी सारे जानवर होते हैं, लेकिन उनके शरीर में हानिकारक अम्ल होते हैं। उनके शरीर में क्या होता है, हानिकारक, मतलब अगर उन्होंने डंक मार दिया, जैसे बिच्छू हो गया, सांप हो गया, है ना, तो वो क्या होता है, वो हमारे बॉडी में हानिकारक पॉइजनस एसिड हो जाता है, तो जो उस जिससे जो है हमको हमारे शरीर के लिए जो है काफी ज्यादा हानिकारक होता है। लेकिन मधुमक्खी चींटी का डंक जो होता है ये हानिकारक नहीं होता है, बस इससे जो है हमको दर्द और जलन होती है ना। तो मधुमक्खी चींटी जो डंक मारती है उसमें कौन सा अम्ल होता है, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो मधुमक्खी चींटी जो डंक मारती है उसमें भी मेथेनोइक अम्ल होता है। उसमें भी कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक। तो फिर से अगर आपको डंक से निजात पाना है तो आप क्या करेंगे, आप इसमें मिलाएंगे बेकिंग पाउडर। सॉरी, आप इसमें क्या मिलाएंगे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप लगा दीजिए इसमें। तो बेकिंग सोडा लगाने से, क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है, दुर्बल क्षारक होता है। ये भी क्या होता है, एक दुर्बल क्षारक। ये भी क्या होता है, वीक एसिड, दुर्बल क्षारक, वीक बेस, सॉरी। तो अम्ल है, अम्ल का प्रभाव समाप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, बेकिंग सोडा ढूंढेंगे। देखो घर में बेकिंग सोडा होता है ना। तो आप क्या करेंगे, दुर्बल क्षारक जो है अम्ल का प्रभाव को समाप्त कर देगा, तो आपको दर्द और जलन से राहत मिलेगी। समझ में आई है ये चीज, ये बातें समझ में आई हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, और यहां से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो इन चीजों को नोट डाउन कीजिएगा अपनी अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, अपने अपने हिसाब से इनको नोट डाउन कीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ये देखा कि जो हमारा डेली लाइफ है, पीएच इन एवरीडे लाइफ में हमने देखा कि किस तरीके से पीएच के काफी ज्यादा यूजेस हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे जो प्रत्येक जो बॉडी हमारी है उसमें भी पीएच की एक फिक्स रेंज में काम करती है। अगर पीएच की रेंज फॉलो नहीं होगी तो वो सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो जलीय जीव हैं, ये जब वर्षा जल का पीएच मान जो है 5.6 से कम हो जाता है तो जलीय जीवों का जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाता है। इसके अलावा हमने देखा जो बगीचे में हमारी सब्जियां होती हैं, वो आपने देखा होगा हर एक जगह पर अलग अलग प्रकार के पौधे लगते हैं, है ना। उत्तराखंड में अलग तो उत्तर प्रदेश में अलग, क्यों, क्योंकि वहाँ की मिट्टी पर वो निर्भरित करता है, वहाँ की मिट्टी का पीएच कैसा है। इसके अलावा हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का हमने यूज देखा, एसिडिटी की प्रॉब्लम देखी, एसिडिटी को सॉल्व करने का तरीका देखा। इसके अलावा मुंह में जो हमने देखा कि हमारे दांतों का क्षय होना है, उससे बचने के लिए हमको रोज रात को सोने से पहले ब्रश तो करना ही करना है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से अगर कम हो जाए तो हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। लास्ट में हमने देखा पौधे और जानवर आत्मरक्षा के रूप में पीएच का यूज करते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि जो विभिन्न पदार्थ होते हैं हमारे आसपास उनमें कौन कौन सा अम्ल यूज होता है। तो जैसे सिरका हो गया, संतरा हो गया, इमली हो गया, है ना। और जो मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं, टमाटर हो गया, दही हो गया, है ना, और नींबू हो गया। चींटी और नेटल के डंक तो मैंने आपको बता दिए। इनमें कौन कौन से अम्ल होते हैं। तो ये क्योंकि ये सारे के सारे खट्टे पदार्थ हैं तो इनमें सब में अम्ल होता है। सिरके में हम देखते हैं एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक एसिड। लिख लेंगे, नहीं याद कर लेंगे। संतरे में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड।
संतरा, नींबू जो भी खट्टे होते हैं ये चीजें, तो इनमें सिट्रिक अम्ल, इनको सिट्रस फैमिली इसीलिए बोला जाता है। संतरा, नींबू है ना। इमली हो गया, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, इमली में हो गया टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड, ठीक है। टमाटर में हो गया ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। दही में हो गया लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। और नींबू में अगेन सिट्रिक अम्ल। मैंने बोला था ना, संतरा, नींबू ये जो है एक ही परिवार के सदस्य माने जाते हैं, इनको सिट्रस फैमिली का मेंबर बोला जाता है। तो इन दोनों में समान अम्ल जो है वो प्रेजेंट होता है। सो आई होप जो बातें आपको आज बताएगी वो समझ में आई होंगी, ठीक है। इनको जरूर नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। सो इसको आप लोग जो है अपने हिसाब से नोट डाउन कीजिए, फिर देखिए प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं। हम भी कराएंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने देखा पीएच इन एवरीडे लाइफ, और इसके अलावा हमने ये देखा कि जो हमारे जो खाने पीने के पदार्थ हैं उनमें कौन कौन से अम्ल रहते हैं, कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो आई होप समझ में आई होगी आपको आज की क्लास। आपने आज कुछ नया जरूर सीखा होगा। नोट डाउन कीजिए चीजों को, घर से रिवाइज जरूर कीजिए। अगली क्लास में ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात होगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। आज के लिए इतना ही। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।